नहीं जानता है, बट अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें गेट वालों को ये ज्यादा प्यारा टॉपिक आया है. So what is Bose-Einstein condensation? So the rapid increase in the population of the ground state when temperature is lower than a critical temperature known as Bose temperature. So चलो मैं तुम लोग को थोड़ा अपना चेहरा दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ. So am I visible to all of you? Yes. Okay, पहले. So देखो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कंटेनर लिए हैं, उसमें बोस गैस आपने बताया. बोस गैस मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें वैसे गैस हैं जिनके स्पिन्स इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट. तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बोस गैस का सिस्टम है, और अगर ऐसा हो, अब गैस है, बोस गैस है, क्वांटम गैस है ना. फर्मी गैस, बोस गैस, ये सब क्वांटम गैस है. क्लासिकल गैस, बोल्ट्जमैन गैस, क्लासिकल गैस है. तो अगर बोस गैस क्वांटम गैस है तो इनकी एनर्जी जो होगी वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी जिसमें एटम्स फिल होंगे. तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट है, वो अचानक से रैपिडली इंक्रीज कर जाती है. नॉट 100%, ऐसा नहीं कि सारे एटम आके ग्राउंड स्टेट में बैठ जाते हैं, बट हाँ, पहले के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत हाईली इंक्रीज कर जाती है अचानक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद. सो दिस इज नॉन एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कंडेंस्ड होना, मतलब एक जगह पे आके सब अपनी जगह पे चुपचाप सबसे लोअर स्टेट में आके कंडेंस हो जाना. जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार ये देखो पूरा कंडेंस, मतलब जैसे आइसक्रीम कंडेंस होना है. कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? संघनन. मतलब किसी चीज का एक जगह पे आके कलेक्ट हो जाना, चाहिए सब फ्री हो जाना अपनी जगह पे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एक बड़ा पॉपुलेशन आके ग्राउंड स्टेट में बैठ जाता है. यानी गैस में जो नंबर ऑफ एटम नॉर्मल या जनरल टेम्परेचर पे हर एक एनर्जी लेवल पे बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे. ग्राउंड स्टेट में N1 पार्टिकल थे, मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N2 पार्टिकल थे, थर्ड में N3 पार्टिकल्स थे. लेकिन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचानक ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ऊपर से आके लोग नीचे बैठने लगते हैं. इसी फिनोमेना को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. बोस भैया भारत से थे, आइंस्टीन भैया आपको पता है कौन थे, कहाँ से थे. इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब है कि अचानक रैपिडली किसी पर्टिकुलर स्पेस पे, एनर्जी लेवल्स पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाने, एटम्स बढ़ जाने. सो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये रैपिड इंक्रीज होता है ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन में, उस टेम्परेचर को टीवी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लेते हैं. दैट इज नोन एज बोस टेम्परेचर, टी सबस्क्रिप्ट पी. सो सबको समझ में आया एकदम ऑन भाषा में कि कंडेंसेशन क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन? The rapid increase in the number of population of the ground state after a critical temperature known as Bose temperature is called Bose-Einstein condensation. Okay? Am I audible to all of you? Yes, sir. Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम लोग नोट्स में. ये थोड़ा बता दिया ना, तुम लोग को ये कहानी समझ में आएगा क्या क्या बात. तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर समझ में आ रहा है? ये पिक्चर देख के बताओ कि बताना पड़ेगा. देखो जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टीवी है, टीवी बताया वही क्रिटिकल टेम्परेचर है जहां के बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. सो जब टी ग्रेटर देन टीवी है, मतलब अभी तो देखो हर एक स्टेट में रैंडमली पार्टिकल्स हैं, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे दूसरे के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं. लेकिन देखो जब टी लेस देन टीवी हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जब टीवी से नीचे चला जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से जब तुम नीचे चले जाते हो, अचानक देखो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है. यहाँ पे ऐसा 100% दिखा दिया है कि सबको उठा के यहाँ ले आया, ऐसा नहीं होता. 100% नहीं आते हैं इधर, बहुत कम होता है. जैसे यहाँ मान लो 1 बच गया, या 2 बच गया, या 3 बच गया, 1 बच गया, ऐसा हो सकता है. लेकिन 100% नहीं, थोड़ा डायग्राम रॉन्ग है ना. ऐसा नहीं कि 100%. ये कॉन्सेप्ट मत बाल के चलना वरना आगे दिक्कत होगा भी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट नॉन एज कंडेंसेशन, दिस इज ओके. बट इधर भी है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन बहुत कम है. मेजोरिटी यहाँ आ गया है ना. ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा ये एरर है, अपने नोट्स में ठीक कर लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि सारे आ गए ग्राउंड स्टेट में. ऐसा नहीं है. Am I audible to all of you? Yes, sir. Well,
सो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग केस लिया है। व्हेन टी इज मच मोर ग्रेटर देन टीबी, फिर जब आ गया कम करते करते, देखो ये नॉर्मल केस है जब टी बहुत बड़ा है टीबी से, अभी जनरल टेम्परेचर। अब टी को घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, टी बराबर टीबी मतलब कंडेंसेशन शुरू होगा यहाँ पे। टी लेस देन टीबी, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होगा, और घटा घटा के एकदम कर देंगे टी 0 केल्विन। ठीक है, तो ये एरो इधर से तुम लोग बनाना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। एरो बनाना इधर से, ठीक है, कहानी इधर से शुरू होता है। टी ग्रेटर देन टीबी मतलब अभी हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे, देन गैस इज बिहेविंग नेचुरली, नेचुरल बेस बिहेव करेगा मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन। क्लासिकल ट्रीटमेंट शुड बी मेड, इस समय जो है क्लासिकल ट्रीटमेंट तुम कर सकते हो, क्लासिकल स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड। ठीक, लेकिन जब तुम टेम्परेचर घटाने लगते हो और उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हो जहां पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, यानी टी व्हेन टी इक्वल टू टीबी, ठीक है, टेम्परेचर घटा के उस टेम्परेचर पे हम आ गए। मान लो ये 700 केल्विन था, ये 700 केल्विन था, अब यहाँ तुम आ गए 300 केल्विन पे। 300 केल्विन पे कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंडेंसेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, मैक्सिमम पार्टिकल्स आर इन एक्साइटेड स्टेट। व्हाई? बिकॉज कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी इसी समय पे जब टी टीवी है तभी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन मैक्सिमम हो गया, ऐसा नहीं है। अभी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है और अभी भी मैक्सिमम पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में ही है। सो n यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू n नॉट प्लस ne। n नॉट क्या है कि ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल्स अभी हैं, और ne क्या है कि टोटल ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ये जो बाकी के एक्साइटेड स्टेट जितने भी हैं उनमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनको हम एक्साइटेड स्टेट का पार्टिकल बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट में जितने उसको n नॉट बोलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, n इक्वल टू n नॉट प्लस ne। वेरी नाइस। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, m नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, ne नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट। हियर n नॉट इज नेग्लिजिबल एंड n इज नथिंग बट any मैक्सिमम। सही बात है, क्योंकि अभी t इक्वल टू tv का केस है, अभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, अभी एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल्स जो ne है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस n नॉट। सो n नॉट कैन बी नेग्लिजिबल एंड n इज नथिंग बट ne, ओके, इन दिस केस व्हेन t इक्वल टू tv। और इस केस में तो n नॉट एकदम पूरा लगभग 0 ही होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ कंडेंसेशन हुआ ही नहीं है, तो बहुत कम होगा। क्योंकि देखो कंपैरिजन किसके किसके बीच में वो समझो, n नॉट और ne के बीच में कंपैरिजन है। अब n नॉट क्या है, एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट का सिर्फ पार्टिकल्स है, और ne क्या है पूरा एक्साइटेड स्टेट 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर में जो बाकी एक्साइटेड स्टेट बचे हैं उन सबका नंबर ऑफ पार्टिकल है। सो डेफिनेटली है ना, ne बहुत बड़ा हुआ n नॉट से। लेकिन अब हम लोग और घटा घटा के पहुंच गए T इज लेस देन टीबी, मतलब यहाँ पे 300 केल्विन था, अब हम लोग मान लो पहुंच गए 55 केल्विन पे, 55 केल्विन पे, व्हेन T इज लेस देन टीबी। दिस टाइम अब यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो गया था। एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस सर। यस सर, कंडेंसेशन शुरू हो गया था, अब अचानक रैपिडली बढ़ना शुरू करेगा। अब यहाँ इस केस में व्हेन T इज लेस देन टीबी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन रीच्ड इन द ग्राउंड स्टेट। So this time, but definitely, but still a few particles are in excited state. So this time ne is negligible. This time ne is negligible and not the n naught. इस केस में n naught negligible था, इस केस में ne negligible है। सबको समझ में आ रहा है ये बात मेरा? जी सर। अब हम घटा घटा के टेम्परेचर कर दिए 0 केल्विन। अब तो भैया सब के सब आ जाएंगे नीचे। All particles have been reached in ground state. Ne बन गया पूरा का पूरा 0 और n इक्वल टू बच गया सिर्फ n नॉट। तो ये 4 केस याद रहेंगे सबको। ऑर्डिनरी केस व्हेन t इज मच मोर ग्रेटर देन tb, घटा के कर दिए t बराबर tb, और घटा के t लेस देन tb, और फाइनली 0 केल्विन। और कैसे कैसे ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का, सबको समझ में आ रहा है? ये आ रहा है समझ में? जी सर। बाकी लोग बोला करो यार, मुंह से बोलने में इतनी शर्म क्यों आती है? मतलब बोल देता है, राणा बोल देता है तो बाकी लोग बोलते ही नहीं हो, इसका मतलब क्या तुम लोग समझ गए जितना उन लोग समझ गया? ये कोई प्रसाद ही नहीं वितरण हो रहा है कि 2 लोग हाथ खड़ा कर दिए प्रसाद तो मिल ही जाएगा हमें भी। तुम्हारे हाँ और ना बोलने का मतलब है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। सो प्लीज एवरीवन, व्हेनेवर आई एम आस्किंग समझ में आया या नहीं, प्लीज आस्क, टेल मी एवरीवन। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन।
अगर तुम इतना बोल भी नहीं सकते थ्रू आउट क्लास में तो क्लास ही मत करो। अभी टेस्ट ले लेंगे तो अभी फिर मुंह बन जाएगा कि नहीं सर हम तो पढ़े नहीं है, ये था वो था दुनिया था जहान था, पता नहीं कितने सारे बहाने ले आओगे। एनीवे सो समझ में आया सबको ये चीज? यस सर। यस सर। Good. So at T equal to TB, that is at the Bose temperature. TB is what? Bose temperature. तो तुम लोगों ने देखा कि हमारा कहानी कंडेंसेशन का कहाँ से शुरू हो रहा है? T equal to TB से। यहाँ से कंडेंसेशन शुरू हो रहा है और उसके बाद T less than TB पे कंडेंसेशन बहुत मैक्सिमम हो रहा है और T equal to 0 पे तो 100% कंडेंसेशन हो जा रहा है। हालांकि हमारा टॉपिक का नाम ही है बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन, तो अभी हम लोग इन तीनों केस के बारे में चर्चा करेंगे, ना कि इस केस के बारे में, बिकॉज दिस इज द जनरल केस और इस जनरल केस के बारे में हम लोग यहाँ पे उससे ऊपर वाला टॉपिक लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को उस टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर पे देखना है कहानी क्या चेंज होता है। So at T equal to TB, condensation process has just started and hence maximum number of particles are in excited state and in ground state there are negligible number of particles. सही बात है। So n equal to n naught plus ne, अभी ne मैक्सिमम है और n naught नेग्लिजिबल है क्योंकि at T equal to TB अभी क्या हुआ है, कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। वेरी नाइस। सो n इज नथिंग बट ne मैक्सिमम, ठीक है, n naught को हम लोग नेग्लिजिबल मान लिए। Ne मैक्सिमम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट, ऑल एक्साइटेड स्टेट इंक्लूडिंग ऑल एक्साइटेड स्टेट एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट। ओके, अब हम तुम लोग को अगर लास्ट क्लास याद है जो ऑर्डिनरी हम लोग है ना टी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल जनरल टेम्परेचर टी पे हम लोग एन निकाले थे, याद है किसी को बोस गैस का? और वो एन आया था इतना, एन आया था इतना v बाई एच क्यू 2 पाई एम के टी पावर 3/2 f1 अल्फा, ये आया था। f1 अल्फा क्या था? एक इंटीग्रेशन था, है ना। अब देखो क्या जीटा फंक्शन ले रहे थे f1 अल्फा को, तो एट अभी हम लोग का केस कौन सा है? t इक्वल टू टीबी, एट t इक्वल टू टीबी। अच्छा, t इक्वल टू टीबी पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर हो जा रहा है? ne के बराबर हो जा रहा है क्योंकि n नॉट नेग्लिजिबल। तो देखो हमने इसीलिए n को बना दिया ne और यहाँ देखो t को बना दिया tb। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी नाइस। सो ne मैक्सिमम, अच्छा इसी ne को ne मैक्सिमम भी लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट v बाई एच क्यू 2 पाई m के t, t की जगह बना दिया tb क्योंकि अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं t इक्वल टू tb केस, और 3/2 f1 अल्फा। सो f1 अल्फा को भी f1 अल्फा मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग ne मैक्स लिख रहे हैं तो ये फंक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। और तुम लोग पिछला क्लास बताए थे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 2.612। एक सीरीज लिखे थे हम लोग पिछला क्लास में और उस सीरीज का इस मैक्सिमम वैल्यू इतना था। इसको याद रख लेना, इसको रख लेना है, नेट में तो गेट में डायरेक्ट एक बार यही पूछ दिया था। So ne max is nothing but v by h cube 2 pi m k t का पावर 3/2 into 2.612, ये into है ना। अब put t equal to tb, अच्छा ये यहाँ गलती कर दिया, यहाँ tb होगा ना, t equal to tb। So put t equal to tb because we are taking about situation at t equal to tb definitely, हम शुरू से tb लेके चल रहे हैं, यहाँ tb कर लेना। So ne max is nothing but, ये क्या है? डिजेनरेसी है ना, डिजेनरेसी gs अपने से रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। v by h cube 2 pi m k t का पावर 3/2 2.612। हाँ, यहाँ पे फिर से देखो t है, इसको t भी कर लेना। टोटल पार्टिकल इन गैस, दिस इज द टोटल पार्टिकल इन गैस इन केस ऑफ n इक्वल टू t इक्वल टू tb। ओके, सो हाँ, और ये नॉर्मल केस है, ये n इक्वल टू gs v by h cube 2 pi m k t का पावर 3/2 f1 अल्फा, ये नॉर्मल केस है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर t है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर t है। और अभी हम लोग ये अपना बोस वाला केस भी देख चुके हैं, ne मैक्स वाला केस। इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे, इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से तुम टीबी निकाल सकते हो, बोस टेम्परेचर, वो आ जाएगा n बाई v का पावर 2/3 h स्क्वायर बाई 2.612 का पावर 2/3 और 1/2 पाई m k और 1/gs, इतना आ जाएगा। देखो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल फार्मूला है ना, ये जो बचपन से जो फार्मूला अभी ऊपर वाला लास्ट क्लास देखे थे, n इक्वल टू gs v बाई h की 2 पाई m k t का पावर 3/2 2.612, तो ये जो t है ये tb बन जाएगा,
क्यों? क्योंकि अभी हम लोग F1 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू लिया है 2.612, तो उसको रख दो और टी को टीबी कन्वर्ट कर दो, तो ये टीबी का ही एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो दिस इज योर बोस्ट टेम्परेचर टीबी. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इसमें उससे भी ज्यादा जो है, एग्जाम में सीधा गेट में बेवकूफ टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, नेट में भी पूछ सकता है कि हाउ टीबी डिपेंड्स ऑन एन एंड बी. एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल. अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग ना स्मॉल एन का मतलब समझ रहा होगा कि डेंसिटी. नहीं नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल है. स्मॉल एन या नंबर ऑफ पार्टिकल. Sir, connection is gone. Disconnected. Now it's okay. Yes sir. Yes, sir. Audible everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So डिपेंडेंसी देख लो, टीबी एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल से 2/3, वॉल्यूम पे 1/2/3, डेंसिटी पे, अगर इसको डेंसिटी मान लो तो उस पे पावर 2/3, मास पे बहुत इंपॉर्टेंट है 1/m. सो ये तो हमारा 3D का केस था ना, जो गैस लिए थे, याद करो अभी पूरा पहला क्लास में 3D गैस लिए थे हम लोग इन जनरल. सो अगर एनर्जी E = p²/2m लिए थे हम लोग, याद है तुम लोग को? आइडियल गैस लिए थे, इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिए थे, सिर्फ टोटल एनर्जी जो भी था वो काइनेटिक एनर्जी था. 3D गैस था. तो अगर इस केस में T रो पे 2/3 ऐसे डिपेंड करता है मान लो, क्योंकि देखो डेंसिटी पे 2/3 डिपेंड कर रहा है. तब जब E = p²/2m है और गैस 3D है, तो इसको हम लोग जनरल डिपेंडेंस बना देते हैं. देखो कैसे, अगर एनर्जी मोमेंटम पे पावर s से डिपेंड कर रहा है, अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर s, तो भैया T भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर s/d. और मास को तो याद ही रख लेना है 1/m, कांस्टेंट है ना, डायमेंशन कुछ भी हो, मास 1/m. सो Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर s/d. d क्या है, सॉरी s क्या है, p का पावर, और d क्या है, डायमेंशन. अब चलो इसको आजमा लेते हैं. अगर 3D का केस होगा, 3D का केस होगा तो D कितना हो जाएगा, 3. और 3D के केस में एनर्जी के E क्या होता है, p²/2m. तो हाउ E डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p². और p का पावर कितना है, 2, मतलब s कितना हो गया, 2. जो मोमेंटम का जो पावर होता है ना उसी को s बोल रहे हैं. तो s हो गया 2, और ये 3D का केस है तो नीचे D हो गया 3, तो 2/3. इसलिए देखो टेम्परेचर जो है डेंसिटी पे 2/3 से डिपेंड कर रहा है. तो ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है. 1D और 2D में एग्जाम में पूछ लेगा तुमसे, 1D पूछ लेगा और 2D पूछ लेगा, गेट आउट में शायद पूछा हुआ भी. ये तो था T = TB केस. अब हम लोग उससे भी नीचे टेम्परेचर करेंगे और फाइनली तो लेस देन TB पे क्या होगा, अब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, और ये अब मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, maximum number of particle existing in excited state, this is very less but we are maximizing any. So again I don't know why they are maximizing any. अच्छा, maximum number of particle existing in excited state, this is very less but we are maximizing any. What does it means? Anyway, so let's see what they are doing. उन्होंने any max निकाल लिया, टेम्परेचर को T ही रहने दिया, F1 max का अल्फा वैल्यू ले लिया, ये N max का एक्सप्रेशन मान लिया, 3/1 डिवाइड कर दिया, मतलब ये N का फॉर्मूला को N max से डिवाइड कर दिया, मतलब एक ये N max का एक्सप्रेशन है, एक N नॉर्मल जनरल N का फॉर्मूला समझो, दोनों को डिवाइड कर दिया तो T/TB का पावर 3/2. हाँ, क्योंकि इस पे यहाँ पे TB होगा ना, T = TB, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि N max तभी होगा जब T = TB होगा, क्योंकि T = TB N max होता है. अच्छा, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, N max और N को डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो N max तो बचपन में यहाँ भी देख चुके हैं. ये N max का जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला N max का एक्सप्रेशन, इसको नॉर्मल N का फॉर्मूला से डिवाइड कर रहा है. ओके, सो नो प्रॉब्लम, डिवाइड करेगा तो N max by N बचेगा इधर, और उधर T/TB का पावर 3/2 बचेगा. सो यहाँ से N max = N T/TB का पावर 3/2. From equation 2, number of particle in ground state, definitely n = n0 plus n max था, तो n0 क्या हो जाएगा, n minus n max, और n0 is equal to n minus n max. अच्छा, ये n max का वैल्यू यहाँ रख दो, ये n max का वैल्यू रख दिया, n कॉमन ले लो,
तो एन नॉट इज एन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई टी बी का, हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, एन नॉट इज एन 1 माइनस टी बाई टी बी का पावर 3 बाई। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस जनरल टेम्परेचर टी, ये जनरल टेम्परेचर टी पे टोटल सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल है एन। This equation is known as Bose-Einstein condensation equation. It represents Bose-Einstein condensation. क्योंकि देखो है ना, n नॉट बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, सो दैट इज द कितने कंडेंस्ड हुए ग्राउंड स्टेट में, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंडेंसेशन इक्वेशन। सो n नॉट इज इक्वल टू n 1 माइनस टी बाई टी बी का पावर 3 बाई 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं किया, n मैक्स बाई n को डिवाइड करो, n मैक्स वहां से निकाल लो, और जो फॉर्मूला है n का, n इक्वल टू n नॉट प्लस n मैक्स, वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, n नॉट आ जाएगा। लेट द चेक 3 केस। अब इसमें 3 केस हम लोग चेक करेंगे। ये जो n नॉट का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना तारीफ करो उतना कम। जवां पे होने चाहिए एक्सप्रेशन t इक्वल टू टी बी। सो व्हेन t इक्वल टू टी बी, तो ये t इक्वल टू टी बी रख देंगे, टी बी कट गया, n नॉट इक्वल टू 0 आ गया। वाह वाह क्या बात है, देख रहे हो यहाँ पे जब t इक्वल टू टी बी कर दे रहे हो तो n नॉट 0 आ गया, मतलब हाँ 0 आना भी चाहिए था क्योंकि अभी कंडेंसेशन शुरू हुआ है। तो टीबी का मतलब अभी कंडेंसेशन शुरू हुआ है, अभी ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन 0 है अभी। अभी तो अब शुरू होगा ना वेतन टीबी। मान लो टीबी 10 केल्विन है और टी 5 केल्विन है, टी लेस देन टीबी तो टी को 5 केल्विन मान लिया, टीबी से छोटा है ना, और टीबी को 10 केल्विन। और यहाँ पे जैसे ऐसे बस समझने के लिए 5 बार 10 सॉल्व किया ओ माय गॉड, देख रहे हो एन नॉट कितना आ गया 0.7 ऑफ एन, यानी कि एन नॉट बाय एन इज 70%, मतलब एन नॉट इज 70% ऑफ एन। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में अब 70% लोग आ गए हैं। टोटल जो एन था, मतलब एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली जितना था उसका 70% आबादी ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। देख रहे हो ना, टी इक्वल टू टी लेस देन टीबी में, और टी इक्वल टू 0 केल्विन पे तुम्हें पता है सबको आ जाना है नीचे, तो ये टी पे अगर 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा एन, मतलब एन नॉट इक्वल टू एन आ गया। इसका मतलब क्या है, एन नॉट इज 100%, पूरा का पूरा एन ही एन नॉट बन गया, मतलब टी इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ गए हैं, ग्राउंड स्टेट। चेक हो गया, ये हमको चेक भी करना था, वेरी नाइस, फार्मूला प्रूव्ड। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का कर्व देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। इसका कर्व मतलब इसी को ड्रॉ करना है, जो n नॉट इक्वल टू n 1 माइनस टी बाई टी बी का पावर 3 बाई 2 है। इस पर इसी फार्मूला पे सवाल आता है, इस फार्मूला पे बहुत सवाल आते हैं। कुछ नहीं, इधर हम लोग एक तरफ ये ड्रॉ कर दिए और एक तरफ t ड्रॉ कर दिए, तो t इक्वल टू 0 केल्विन पे ये n बाई n नॉट का कुछ ऐसा कर्व है और ये कुछ ऐसा कर्व है, t इक्वल टू टी बी। सो ये दो कर्व आपको याद रखने हैं कि कैसा होता है इनका कर्व। ये वाला बेसिकली ये पैराबोला हाइपरबोला है, देखो है ना, ध्यान से देखो, तो कुछ ऐसा ही बन भी रहा है ना, ये देखो ऐसा कुछ बन भी रहा है, ये है ना, हाफ पैराबोला हाइपरबोला काइंड ऑफ थिंग, इसे याद भी रख सकते हो। और इसका मतलब भी समझो, पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो, शायद नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ। देखो क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, हाँ देखो अभी ये पॉपुलेशन t इक्वल टू 0 केल्विन पे मैक्सिमम है, पॉपुलेशन एकदम 100% है, 1 है, जब t 0 केल्विन है, सही बात है, ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन 100%। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे घटता जाएगा ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन, घटता जाएगा, जब t इक्वल टू टीबी पे आओगे तो ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन 0 हो जाएगा। ये तो था ना, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 केल्विन पे 100%, अब ये घट रहा है, जब t इक्वल टू टीबी आ जाएगा तो ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन 0। सेम कहानी यहाँ भी हो रहा है, t इक्वल टू 0 केल्विन पे 100% ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन, घटते t इक्वल टू टीबी पे 0। ठीक है, ये देखो n ग्राउंड स्टेट बाय n नॉट है, इसीलिए इसको n gs बाय n नॉट है। अगर नॉर्मली n बाय n नॉट, अब तुम अगर ये तो ग्राउंड स्टेट और n नॉट का कंपैरिजन, अगर तुम एक्साइटेड स्टेट और n नॉट का कंपैरिजन देखना चाहोगे तो इसमें भी वही हाल होगा, t इक्वल टू 0 केल्विन पे एक्साइटेड स्टेट में एक भी नहीं बचेगा,
लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक्साइटेड स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और T इक्वल टू टीवी पे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं समझा ना? हाँ नहीं समझा तो फिर से समझाता हूँ। देखो ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगा। ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे ये T इक्वल टू 0 पे ग्राउंड स्टेट पे 100% आ गया और ये T इक्वल टू टीवी पे 0। लेकिन जब T इक्वल टू टीवी पे ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन 0 हो गया, इसका मतलब पार्टिकल्स गया कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसलिए जो एनीवे एन नॉट का एक्सप्रेशन है, एनीवे एन नॉट का जो कर्व है वो मैक्सिमम हो गया T इक्वल टू टीवी पे, क्योंकि सारे एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। और फिर जब T इक्वल टू 0 केल्विन पे देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से उठ के कहाँ चले गए, ग्राउंड स्टेट में चले गए। इसलिए NGS में एन नॉट मैक्सिमम है बट एनीवे एन नॉट 0 है। ये कर्व समझ में आया बच्चों? जी सर। Yes, sir. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ये समझ में आया सबको, ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कर्व? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ यस सर। 0 केल्विन पे ग्राउंड स्टेट मैक्सिमम, एक्साइटेड स्टेट 0। T इक्वल टू टीवी पे ग्राउंड स्टेट 0, एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम। ठीक है ना? ये तो हो रहा है। जी सर। Yes, sir. वेरी नाइस। हाँ अब हम लोग पहुंच गए आइडियल फर्मी गैस। सो दिस इज आइडियल फर्मी गैस। अब इसमें भी वही काम करना है, इंट्रोडक्शन देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मी गैस देखना है, मतलब फर्मी फंक्शन देखना है एट 0 केल्विन और एट T। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखने हैं और डिजेनरेसी देखने हैं। वेरी नाइस। आइडियल फर्मी गैस क्या होता है सबको मालूम है, जिसके हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन हो। Since we are considering ideal gas, hence potential energy of mutual interaction is 0. So जो भी टोटल एनर्जी होगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। और ये अभी हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिए हैं इसलिए ऐसा है। सो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबको याद होगा। हम लोग Fe को कैसे लिखते हैं, Ne/G। Fe क्या था, 1/e का पावर अल्फा प्लस बीटा e प्लस 1। ये फर्मी का +1 होता है ना, और बोस आइंस्टीन में -1 होता है। अल्फा माइनस म्यू बाई kT होता है और बीटा 1/kT होता है, सबको मालूम है। So in case of Fermi gas, the chemical potential mu is equal to Fermi gas at temperature T। इसका क्या मतलब है कि म्यू जो होता है केमिकल पोटेंशियल वो फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T के बराबर होता है। यानी कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो म्यू किसके बराबर होगा, EF 0 के बराबर होगा। जब टेम्परेचर T केल्विन होगा तो म्यू किसके बराबर होगा, EF एट टेम्परेचर T के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन गेट में या नेट में पूछा जा चुका है कि भैया फर्मी गैस के केस में एक केमिकल पोटेंशियल किसके बराबर होता है। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे म्यू जो है केमिकल पोटेंशियल वो फर्मी एनर्जी एट T इक्वल टू 0 केल्विन के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई kT की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस EF बाई kT लिख सकते हैं ना। वेरी नाइस। अब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। Yes, 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 yes. Audible now? यस सर। Very good. So, सर एक क्या? सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर बोल रहे हो कि Please turn on your video whenever asking question. यस यस Yes. सर पेज एक बार ओपन कीजिए। Please ask loudly. I can't hear you. सर पेज ओपन कीजिए। फिर हम देख नहीं पाएंगे तुम्हें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा हाँ मैं बोल रहा हूँ कि म्यू ऑलवेज क्या फर्मी एनर्जी की सेम होता है या कुछ नहीं नहीं, एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे ये गलत लिखा हुआ है। नॉट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर T, ओनली एट T इक्वल टू 0 केल्विन। दिस इज रॉन्ग। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ओके, ठीक है सर थैंक यू। this is wrong actually. I don't know how they have written. So according to my knowledge, it should be only equal when T equal to 0 Kelvin. Okay. ठीक है सर। So always अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके
So okay, well, so hence alpha equal to minus CF by KT. So Fermi distribution e to the power minus alpha by KT, तो minus CF by KT plus E by KT plus 1. तो ये देखो ऐसा कुछ बन जाता है, 1 by एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लो इनको, तो E minus CF by KT plus 1. So this is your Fermi distribution at temperature T Kelvin. ठीक है, this is at temperature T Kelvin. ये तो इक्वेशन बहुत जगह तुम लोग देखा होगा ना. अब 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे ये 1 हो जाता है, सॉल्व करना 1 हो जाता है. कब? अच्छा, 0 केल्विन में दो केस होता है, व्हेन E इज लेस देन EF, मतलब व्हेन एनर्जी इज लेस देन फर्मी एनर्जी, और व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी. So when energy is less than Fermi energy, it is 1. When energy is greater than Fermi energy, it is 0. Or when energy is equal to Fermi energy, then it is half. So there are three cases in T equal to 0 Kelvin. Conclusion में there are three cases in T equal to 0 Kelvin. When E is less than EF, it is 1. When E is greater than 1 EF, it is 0. When it is E equal to EF, half. So let's plot it. For T equal to 0 Kelvin, Fe और E को प्लॉट करो. So देखो, अभी यहाँ पे ये 1 है, अभी वैल्यू फंक्शन का 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 1 है. इस थ्रू आउट रीजन में जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन Fe का वैल्यू 1 होगा, तब E लेस देन EF होगा. मतलब यहाँ से यहाँ तक का केस क्या है? E लेस देन EF. अब देखो इस पॉइंट पे अचानक ये 0 हो गया, ये घट के यहाँ से इस पॉइंट पे अचानक 0 हो गया. 0 हो गया मतलब, oh no, it should be 50%. How they have drawn this? Okay. Function value should be 1 when E is less than EF. It is 0 when E is greater than EF. And it is half. Oh, okay. So ये पॉइंट है, ये हाफ का पॉइंट है, सॉरी, ये हाफ हो गया फॉर E इक्वल टू EF और E ग्रेटर देन EF के लिए 0. E इक्वल टू EF पे ये हाफ हो गया, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, और बाकी इधर के लिए 0 हो गया. सो दिस इज लाइक 1 हाफ एंड देन फॉर 0. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 केस, ये एग्जाम, बहुत एग्जाम्स में छोटे छोटे, गेट में इनसे ज्यादा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो. सो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट टी इक्वल टू टी केल्विन. सो ये तो हम लोग देखें ही, 1 बाई E का पावर E माइनस CF बाई KT प्लस 1. ये कहाँ से आता है ऊपर, ये भी देख लिए. अब इसमें एक, मतलब ये तो 0 केल्विन का ग्राफ था, ये 0 केल्विन. अब नॉर्मल टेम्परेचर T केल्विन पे ग्राफ देखो कैसा होता है. सो ये तो 0 केल्विन का ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था, यहाँ हाफ पे आया और फिर ये इधर 0 हो गया. ठीक है, 1 पे when E is less than EF, when E equal to EF, it's become half this point, और for E greater than EF, it's become 0. ठीक है, फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में. लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर T पे क्या होता है देखो, ये है T1, ये T1 इधर ऐसे गया. एक मिनट, कलर, लेट्स मी चेंज माय कलर. ये है T1, अरे ये देखो T1 है, ये T1 गया इधर नीचे से. ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक दिखाता हूँ सीधा T4. ये देखो T4 इधर नीचे हो गया तो उधर जाके ऊपर उठ गया. ठीक है, सो अब तुम्हें ये जानना है कौन बड़ा है, मतलब टेम्परेचर के साथ कैसे ये ग्राफ वेरी कर रहा है. सो T4 बड़ा है, T1 छोटा है. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे देखो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये वैल्यू भागते जाता है उधर. जैसे देखो ये T1 के समय में ये नियर टू इक्वल टू EF था, जैसे जैसे T2 आओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये फिर और थोड़ा दूर चला जाएगा. फिर 3 में आओगे तो ये और थोड़ा ऐसे दूर चला जाएगा. 4 में आओगे टेम्परेचर और बढ़ाओगे और दूर चला जाएगा. 5 में आओगे तो थोड़ा और ऐसे दूर चला जाएगा. इधर टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो इधर सामने आता जाएगा, लेकिन उस साइड में E ग्रेटर देन EF पे और दूर चला जाएगा. टेम्परेचर और हाई कर दोगे तो इधर तो नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, लेकिन उधर और दूर चला जाएगा. समझ पा रहे हो? ये ट्रेंड एक्चुअली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एग्जामिनर को ये जानना है तुमसे, ये वो तुमसे पूछना चाहता है. बच्चों समझ में आया किस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट. क्या? हेलो,
कैसे? ये ट्रेंड एग्जाम में पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि हाउ दिस विद टेम्परेचर दिस ग्राफ चेंजेस। ठीक है, 3 रीजन, ए लेस देन एफ, ए इक्वल टू एफ, ए ग्रेटर देन एफ। ठीक है, हाँ अब ये आता है डिजेनरेसी का केस। हम लोग डेरिवेशन नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन करो, ये सब डेरिवेशन से आता है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन से। यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है, मतलब डेरिवेशन नहीं किया गया है, यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्ट याद रखा गया है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने और बचे हैं, इधर ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। 0 पॉइंट एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी जनरल फॉर्मूला। देखो सवाल यहाँ पे ना इन चीजों से ज्यादा आता है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ। हाँ ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ, कंक्लूजन में आता हूँ। तुम लोग ऊपर में थोड़ा देख लेना, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये यहाँ मेन है, फर्मी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन याद रख लेना और ऊपर कैलकुलेशन देख लेना। हालांकि कैलकुलेशन कोई मदद का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें फाइनली ये याद रखना है, उतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता, तो तुम्हें याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो फर्मी एनर्जी है, जब टेम्परेचर 0 तब डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है और मास पे कैसे। तो देखो ये वैसे डिपेंड कर रही है जैसे बॉस टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था टीवी, वो भी डेंसिटी का पावर 2/3 और मास 1/m पे डिपेंड कर रहा था। और ये 3D केस है ना, ये 3D केस है। तो जैसे टीवी डिपेंड कर रहा था वैसे फर्मी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और मास पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। सो जनरल डिपेंडेंसी क्या हो गया, वैसे सेम हो गया कि अगर एनर्जी मोमेंटम पे s पे डिपेंड, पावर s डिपेंड कर रहा है और डायमेंशन d है, तो रो का पावर s/d एंड मास इज 1/m। दिस इज अबाउट फर्मी एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से सवाल, ये सब सवाल पूछते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, टेम्परेचर 0 केल्विन पे, ये तो टेम्परेचर T केल्विन पे था। अब 0 केल्विन पे ये 0 पॉइंट एनर्जी E नॉट निकल गया। इसका एक तो एक्सप्रेशन याद रख लेना कि हाउ E नॉट डिपेंड्स ऑन फर्मी एनर्जी EF, सो पावर 5/2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो सवाल यहाँ से आता है कि हाउ E नॉट डिपेंड्स ऑन EF, सो इट इज 3/5 एंड EF 0। EF 0 मतलब at T equal 0. So how E naught depends on density, S/D plus 1. So in general E naught is d by d plus n into EF. This is very important, that what is the relation between E naught and EF, what is the relation between E naught and density, what is the relation between E naught and EF for normal d dimension, और अगर एनर्जी डिपेंड कर रहा है मोमेंटम पे P का पावर S। अगर एनर्जी मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है P का पावर S और डायमेंशन है D, तो E नॉट EF पे इस तरह से डिपेंड करता है, d by d plus s n into EF। E नॉट डेंसिटी पे इस तरह डिपेंड करता है, s/d plus 1, और E नॉट EF पे इस तरह डिपेंड करता है। ठीक, सॉल्व कर ले, इसको देख लो 3D के केस में, इससे ये आना चाहिए। तो 3D के केस में d हो गया 3, तो देखो यहाँ पे ये d 3 है, d plus s, तो 3 + 2 5, देखो यहाँ 5 है, n का n और EF 0। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी सवाल आ चुका है, सवाल आते हैं, सो आपको याद रखना है। 0 पॉइंट प्रेशर, तो एनर्जी का और प्रेशर का रिलेशन पता है ना, 3/2 pv। हाँ ये 3/2 pv वाला रिलेशन से P नॉट निकाल लो, तो 2/5 P टाइम EF। अब उसका भी जनरल डिपेंडेंसी याद रख लो। तो इसमें कुछ नहीं, एनर्जी वाला में d by d plus s था, इसमें s/d plus s, मतलब ऊपर में d था या s कर दो। ठीक है, बस ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे डेंसिटी में E नॉट कैसे वेरी कर रहा था, s/d plus 1, देख लो s/d plus 1। यहाँ भी P नॉट भी 0 पॉइंट प्रेशर भी ऐसे डिपेंड करता है डेंसिटी पे, लेकिन फर्मी एनर्जी पे जो है प्रेशर d by d plus s नहीं बल्कि s/d plus s डिपेंड करता है, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। फर्मी टेम्परेचर Tf नथिंग बट EF by K, क्योंकि एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, KT होता है ना, तो टेम्परेचर इज E by K, so Tf is EF by K। फर्मी टेम्परेचर इज नथिंग बट फर्मी एनर्जी by K। So how Tf will depends on rho S/d, ये तुम्हें याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मी टेम्परेचर कैसे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फर्मी मोमेंटम कैसे डिपेंड करता है, तो E = P²/2 है, तो EF
बस ई को ईएफ बना दो, पी को पीएफ बना दो, सारा काम कर लो। फर्मी वेवलेंथ, अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो लैम्डा को लैम्डा एफ बना दो, पी को पीएफ बना दो। तो जो जो चाहिए सबको फर्मी बनाते जाओ। वेव वेक्टर के इक्वल टू जनरली क्या होता है 2 पाई लैम्डा, के को के एफ बनाओगे ये तो लैम्डा को लैम्डा एफ बना दो। मोमेंटम वेलोसिटी फर्मी वेलोसिटी नॉर्मली पी इक्वल टू एम वी होता है, तो पी को फर्मी बना दो, वी को फर्मी बना दो, तो पी एफ इक्वल टू एम टाइम वी एफ। सबका डिपेंडेंसी इधर से तुम निकाल सकते हो, पूरा चेन है ये, एक क्या है चेन है। एनर्जी का याद रखोगे और प्रेशर का याद रखोगे तो सबका बाकी का निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। सो ये सीवी याद रखना, सीवी का एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ये देखो, ये नॉर्मल जनरल ई का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। जनरल ई का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ईएफ एट टेम्परेचर 0, एट टेम्परेचर ई, कुछ भी कर लो। मतलब ईएफ का फॉर्मूला ये हो गया, ई का फॉर्मूला ये हो गया, पी का फॉर्मूला ये हो गया, और ये सीवी का फॉर्मूला डी बाई डी टी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हें फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछे ये वाला हो गया, तुम्हें अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पूछे नॉट द फर्मी एनर्जी तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। तुम्हें अगर प्रेशर का फॉर्मूला पूछे पी तो ये हो गया, पीएफ का फॉर्मूला ऊपर में तुम देख चुके हो, और सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी टी, नॉट द डी ईएफ बाई डी टी। फर्मी एनर्जी को डिफरेंशिएट करके सीवी नहीं निकलेगा, ई को डिफरेंशिएट करके डी टी निकलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईएफ एंड ई। फर्मी एनर्जी द एनर्जी ऑफ द स्टेट वेयर द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, जिस लेवल पे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है उस लेवल की एनर्जी को कहते हैं फर्मी एनर्जी। मतलब कोई सिस्टम है उसमें मान लो 8 तक सैचुरेटेड स्टेट तक मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, तो वहां की एनर्जी को कहते हैं फर्मी एनर्जी, जहां तक ऑक्युपाइड है सिस्टम। ठीक है, और टोटल एनर्जी का मतलब सिस्टम का जनरल टोटल एनर्जी। सो ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका देखो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि इंटीग्रल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ से आता है ये सब। तो इंटीग्रेशन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यूज एज यूजुअल। इसका कोई इलाज नहीं है, इनको एकदम रटना ही पड़ता है। ठीक है, चाहो तो तुम जैसे हम लोग बोस गैस में एन और ई निकाले थे ना, वैसे निकाल सकते हैं यहाँ भी सेम। बोस गैस में जैसे निकाले थे, देखो यार एन निकाल के फॉर्मूला आ रहा है ना, निकाल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत। सो नो नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट याद रख लो। ईएफ का एक्सप्रेशन, ई का याद, पी का, सी भी सब याद रख लो फर्मी गैस के। ये जो चैप्टर है डिपेंडेंसी ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक वेरिएबल इन टेम्परेचर टी, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब इतना पढ़ा दिए कि तुम लोग खुद ही देख लोगे कि किसका किस तरह डिपेंडेंसी है। अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेना ज़्यादा बेटर होगा कि कौन कौन किस तरह से डिपेंड कर रहा है, सब पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को मालूम है। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको भी आप खुद से पढ़ लेंगे। और इसमें भी डिपेंडेंसी याद रख लेना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, पावर इज ई सिग्मा टी का पावर 4, बहुत जेम और जेस्ट और नेट गेट में भर के क्वेश्चन आता है इससे। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा इज 1/2। सो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, ये तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कंडेंस मैटर में, डोंट वरी। और फेज ट्रांजिशन, ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी आईटीजेम का चीज है। आप चाहे तो आप देख सकते हैं इसमें ट्रिपल पॉइंट, मतलब बहुत इजी लिखा हुआ है, ये सब समझ जाओगे तुम लोग। ट्रिपल पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे है ना तीनों फेज सॉलिड लिक्विड गैस मिलता है, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, तो वेपराइजेशन कर्व का जो लास्ट पॉइंट होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन कंटिन्यूअस होता है, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस, सेकंड ऑर्डर में कौन कौन कंटिन्यूअस होता है, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस, ये सब तुम लोग यहाँ से देख लोगे और ये अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे। जेम का चीज है ये सब, मैंने बहुत बार पढ़ाया है बीएससी जेम लेवल पे, तो तुमको याद रखना है कि किसका ग्राफ कैसा होता है, किस ऑर्डर में कौन कंटिन्यूअस होता है, कौन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ज्यादा देखना है तो फेज फाउंडेशन में मेरा एक लेक्चर पढ़ा होगा फेज ट्रांजिशन का, आप फेज फाउंडेशन पे जाओ, फेज ट्रांजिशन का रिप्लेस कुमार सर्च करो, फेज फाउंडेशन आ जाएगा, मेरा लेक्चर है, देख सकते हो। इसमें देखो इसने लिस्ट भी बना दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर में ये सारे क्वांटिटी है जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और सेकंड ऑर्डर में ये सारे क्वांटिटी है जो डाइवर्ज मतलब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और तुम एक कंटिन्यूअस का भी लिस्ट बना सकते हो, है ना।
देखो यहाँ पे दिखा भी दिया, तो इनको ऐसे सेकंड ऑर्डर पे दिखा दिया, आप याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट मैक। आपको भी एक सप्ताह पढ़ना है। आप एक सप्ताह भी, आपके पास जो टाइम है नेक्स्ट वीक में, आप इन सारी चीजों को नोट्स के एक बार इज्जत से पढ़ेंगे, रोज 2-2 घंटा एकदम धीरे धीरे मस्त पढ़ेंगे और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। मेरे ऐसे उड़ा उड़ा के नहीं, तुम्हें एक बार इज्जत से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, सब समझ में आएगा। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट कंडेंस मैटर, ठीक है। कंडेंस मैटर एक छोटा टॉपिक है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कल हम बताएंगे कि मैं यहाँ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेसिक बीएससी वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे। आई थिंक रेसिप्रोकलिटीज में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा और वहां से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बट कंडेंस मैटर बहुत मजा आएगा, थोड़ा उसमें धीरे धीरे जाएंगे, पहले शुरू के क्लास धीरे धीरे जाएंगे, फिर फास्ट हो जाएंगे। अभी कल का क्लास धीरे धीरे जाऊंगा, तुमको थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, फिर फास्ट जाएंगे, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Any question, anyone? No question? नो सर, Sir, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो डाउट आएगा पूछ Hello, लेंगे, sir. उसके बाद आपसे। सर ये सब जो नोट है मतलब, ठीक है। हेलो सर, हेलो क्या? सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो नोट है Yes. ये सब एमएससी का मतलब जो सेमेस्टर में भी काम आएगा? हाँ जी बिल्कुल, मैं सारा यहाँ एमएससी का ही चीज पढ़ा रहा हूँ, बीएससी वाली चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वहाँ ये सब डिराइव करोगे तुम, यहाँ तो मैंने डिराइव नहीं किया, वहाँ तुम शायद डिराइव करोगे। ओके देन, Okay, सी यू, बाय, सी यू टुमारो एट 9:30। सर सर 9:30। सर व्हाइट ड्वार्फ्स, उसके बारे में सर, क्या? सर ये जो व्हाइट ड्वार्फ्स था, थ्योरी ऑफ व्हाइट ड्वार्फ्स, हम लोग को यहाँ पे थ्योरी उसके उतने डिटेल पे नहीं जानी है, बस एक लाइन का एक डेफिनेशन है, उसको देख लेना नोट्स में, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। जी सर। उतना मतलब ये नहीं है, वो जैम के लिए इम्पोर्टेंट था, नेट में नहीं पूछेगा तुमसे, नेट के सिलेबस में नहीं हो, नेट भी नहीं पूछे, गेट भी नहीं पूछेगा, जैम वाले पूछते हैं। ओके सर। बट स्टिल है तो तुम देख लो, एक लाइन देखने में क्या आता है। जी सर, जी सर। और इनकी नोट्स बना लो, बहुत साइंस्टीन कंडेंसेशन और फर्मी गैस में ज्यादा डेरिवेशन याद नहीं रखना है, सबकी नोट्स बना लो और रट लो, यहाँ रटने वाला ये चीज है, एन रट लो, सबकी रट लो, किसकी कैसी डिपेंडेंसी, मतलब एक्सप्रेशन याद रख लो तो वो याद रखोगे, तो डिपेंडेंसी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो देख ही लोगे। तो बोस आइंस्टीन और फर्मी गैस की 2 पेज की एक नोट्स बना लो, एकदम सारे फॉर्मूले की, स्टेप बाय स्टेप। जी सर। ये है तरीका इस टॉपिक को करने का। जी सर, उसमें जिसमें कि सारे ग्राफ्स का और सारे फॉर्मूले का नोट्स बना लो और समझ लो, दैट्स इट। और उसी को बार बार देखते रहो, वो सारे टिप्स पे होंगे, एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये तरीका है इनको करने का, ठीक है। जी सर। और इनमें ज्यादा क्वेश्चन तो डिपेंडेंसी वाला आता है कि हाउ ही डिपेंड्स ऑन एफ टी एंड ऑल, एंड 1D का, 2D का, 3D का, तो वो डिपेंडेंसी वाला याद रखना, सारे फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो एन नॉट का जो बोस आइंस्टीन में देखे, कंडेंसेशन में, फर्मी एनर्जी में, तो सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले इनका याद रखो, ग्राफ का याद रखो, दैट्स इट। ओके जी सर। इनका इस हफ्ते में एक शॉर्ट नोट्स बना लो 2 पेज की, बस, फिर इन टॉपिक्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बोल्ट्जमैन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेना, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, सारे ग्राफ्स लिख लेना, फेज ट्रांजिशन का भी एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना, एकदम अपना समझ के। ये दोनों टॉपिक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फेज ट्रांजिशन था, इनसे एक एक सवाल आते हैं,
नेट में भी गेट में। तो मतलब प्लीज एक एक पेज का प्रिसाइज नोट्स बना लेना, सब पढ़ा हुआ है तुम लोग को बीएससी में। मतलब चीजें बहुत आसान समझ में आएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। बहुत बहुत छोटे टॉपिक्स हैं वो सब। ओके बाय, सी यू, मीट यू टुमारो ऑन 9:30। कल 9:30 में कंडेंस मटेरियल स्टार्ट करेंगे। पढ़ के आना थोड़ा रेसिप्रोकल लैटिस।